DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आ गया, धन्यवाद। तो बिल्कुल अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, उन शब्दों की जिन शब्दों का हम इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट को या किसी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों को सिर्फ इस्तेमाल करने से क्या हम अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं? क्या हमें सच में इन शब्दों का मतलब मालूम है? तो आइए, अगर नहीं मालूम है तो पेन और कॉपी लेकर के बैठते हैं और इन शब्दों के बारे में जानते हैं, जिससे हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसको सेल करने के लिए जो भाषा का ज्ञान हो वो सही और सटीक हो। तो सबसे पहला शब्द आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? अगर आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हमें जानना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। मैं ये फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल हटा रही हूँ संजय जी, जिससे कि पूरा स्क्रीन क्लियर दिखाई दे। तो अभी क्लियर है? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का अर्थ है भोजन में मौजूद वो पोषक तत्व और घटक जो हमारे शारीरिक मानसिक विकास और हमें खुद को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो अगर हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा भोजन के माध्यम से या किसी भी तरीके से, तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, ना तो शारीरिक विकास होगा ना मानसिक विकास होगा। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारे शरीर के लिए खाने से मिलने वाले वो यौगिक हैं, वो पोषक तत्व हैं या वो घटक हैं जो हमारे शरीर का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और हमें स्वस्थ रहने में, हमें स्वस्थ जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर ये सप्लीमेंट क्या होता है? अगर पोषण ऐसा करता है, अगर न्यूट्रिशन ऐसा कर रहा है, तो सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट जो है वो विज्ञान पर आधारित ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और आहार की कमियों को पूरा करता है। तो वही हमें मालूम है कि हमें पोषण भोजन से मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि भोजन से तो पूरा पोषण मिल नहीं रहा है, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो अब इसके लिए वैज्ञानिक कुछ तो करेंगे कि हम हेल्दी रहे। तो वैज्ञानिकों ने विज्ञान के आधार पर वो चीजें बनाई जो कि जिनकी कमी हमारी जो है रह जाती है भोजन से। तो उस चीज को हमने क्या बोला? सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट विज्ञान पर आधारित प्रोडक्ट हो गए जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने, हमारे शारीरिक विकास और हमारे जीवन में जो भी भोजन से कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले वो यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, मरम्मत करते हैं और शरीर के विकास के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। उसके अलावा रासायनिक प्रक्रियाओं को भी नियमित करने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। तो भाई पोषण तो ओवरऑल होता है, न्यूट्रिशन तो ओवरऑल होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है पर्टिकुलर यौगिक होते हैं, पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती है उनमें हमारी मदद करते हैं, हमारा विकास करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को अगर हम बात करें, पोषक तत्वों की बात करें, तो उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब कि थोड़ा, मैक्रो यानी कि बड़ा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हम उन्हें ग्राम में नापते हैं। तो जिन पोषक तत्वों की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनकी आवश्यकता मात्रा में हमारे शरीर में थोड़ी ज्यादा होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो थोड़ी सी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको जो है नापने के लिए हम मिलीग्राम या माइक्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल। तो आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट तीन मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इनकी ज्यादा मात्रा में हमें आवश्यकता होती है वैसे पोषक तत्वों में से एक है और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य कार्य यही करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। कितनी ऊर्जा मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। देखिए जहां पर भी नंबर आए तो ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शरीर में हर जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन होती है, चाहे वो आपका बाल हो, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे कोई ऑर्गन हो, जहां पर भी आपकी जो कोशिका है
वहां पर उसको बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। हमारे शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा को बनाने और बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे हमारी हड्डियां बन गई, हमारी स्किन बन गई, हमारे ऑर्गन बन गए, अब हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कितने कृत्रिम तरीके से हमारी शरीर जो है वो पुरानी लेयर उतार करके नया लेयर बना रहा होता है, और इसीलिए कुछ समय बाद आपकी स्किन बिल्कुल नई हो जाती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को करते रहने के लिए, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए हमें निरंतर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है। कितनी ऊर्जा मिलती है इससे? 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं, और इसलिए वयस्क व्यक्ति के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के हर वजन के लिए, मतलब कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम, अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए होता है, महीने में नहीं, डेली आपको इसकी आवश्यकता होती है। अब किस तरह का प्रोटीन चाहिए ये भी एक गुणवत्ता की बात है। तो गुणवत्ता कैसे नापेंगे? किलो में तो नाप नहीं सकते। तो प्रोटीन अगर चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? तो पीडीकास, पीडीकास यहीं पर आ जाता है। जब भी हम किसी बात को करते हैं कि प्रोटीन कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, तो हम उसके पीडीकास स्कोर की बात करते हैं, यानी कि प्रोटीन की गुणवत्ता को नापने की इकाई का मापक। क्या होता है ये पीडीकास? पीडीकास को अगर आप तोड़ दें उसके शब्दों को, तो पहला शब्द बनता है प्रोटीन, दूसरा डी फॉर डाइजेस्टिबिलिटी। फर्स्ट इस श्रृंखला में आता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, और फिर आता है करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। यानी कि एक ऐसा प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी यानी कि एक ऐसा प्रोटीन जो शरीर में पूर्णतः डाइजेस्ट हो जाए, पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाए, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए पेट ना फूले, पेट दर्द ना करे। तो एक ऐसा बढ़िया प्रोटीन जो आपके शरीर में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो उसका प्लस पॉइंट होना चाहिए, करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। यानी कि हमारे शरीर में जो जितने प्रकार के अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, वो सभी 9 के 9 अमीनो एसिड जिस प्रोटीन में पाए जाते हैं, और जो पूरे के पूरे हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं है, और जिसके अंदर सभी इसेंशियल 9 अमीनो एसिड उपलब्ध हैं, वो उसका पिटिकास 1 कहलाता है, यानी कि वो सर्वोत्तम प्रोटीन है आपके लिए। तो बिल्कुल पिटिकास मनुष्यों में अमीनो एसिड आवश्यकताओं और इसे पाचन की क्षमता दोनों के आधार पर एक प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की एक विधि है। तो आप समझ गए होंगे कि पिटिकास क्या होता है। पी फॉर प्रोटीन, डी फॉर डाइजेस्टिबिलिटी। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उच्चतम होनी चाहिए, और सीएएस यानी कि करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, शरीर के अंदर के सभी प्रकार के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो ऐसा प्रोटीन सबसे अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का, जिसे कि नंबर 1 बोलते हैं, नंबर 1 क्वालिटी का होता है। फैट क्या है? अब फैट जो है आपको ऊर्जा देता है, ये भी एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और आपको ऊर्जा प्रदान करता है, और सिर्फ ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, इसके साथ साथ ये विटामिन ए डी ई के अवशोषण में भी मदद करता है। तो यदि आप उबला खाना खाना शुरू कर देंगे या फैट रहित खाना खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग फैट को हमेशा कहते हैं अरे ये खराब है, खराब है, खराब है, तो इतना भी खराब नहीं है कि आप उसे खाना बंद कर दें। क्योंकि अगर आप फैट खाना बंद कर देंगे तो आप बहुत ढेर सारे विटामिन जो हैं उनके अवशोषण को रोक देंगे। क्यों लोग फैट को बुरा कहते हैं? देखिए, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो आपको 4 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन उसी जगह अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो आपको 9 किलो कैलोरी मिल जाती है। मतलब कि आपको थोड़ा-सा ही फैट लेने से ढेर सारी कैलोरी मिल जाती है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट खा लेंगे तो उससे मिलने वाली कैलोरी आपके शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और इसीलिए हमारे शरीर में जो जो बढ़ा हुआ वजन होता है वो फैट होता है, फैट के फॉर्म में जम जाती है कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मात्रा में ही फैट की आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरी है आपको फैट अपने जीवन में जोड़ना। विटामिन क्या होता है? विटामिन, अब बात करते हैं विटामिन, वे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को ठीक से काम करने और स्वस्थ रखने में सक्षम बनाते हैं आपको।
इसी तरह मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर की कई अलग-अलग कार्यों के लिए मिनरल्स का उपयोग होता है, जैसे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, हृदय और मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए भी जो है मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने के लिए भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो शरीर में अलग-अलग तरह के काम होते हैं। जैसे आप दाल बनाते हैं, मैं हमेशा दाल बनाने का जो है एग्जाम्पल देती हूँ। तो जब आप दाल बनाते हैं तो आपको दाल भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको नमक भी चाहिए। जो लोग हल्दी पसंद करते हैं उसमें हल्दी भी डालते हैं। जो लोग अरहर की दाल या चने की दाल खा रहे होते हैं उसमें अदरक भी डालते हैं। बॉयल करने के बाद उसमें 5 फ़ोरन से तड़का भी लगाते हैं घी का। लेकिन इन सब के साथ-साथ आप आग भी तो जलाते हैं, बिना हीट दिए ये गरम भी तो नहीं होता है। तो सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है दाल को पकाने के लिए, उसी तरह एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो मैक्रो पोषक तत्व हों, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, वो विटामिन हो, मिनरल हो, सबका अपना-अपना काम होता है और सबकी आवश्यकता आपके शरीर में अलग-अलग तरीके से होती है। पाचन क्या होता है? भई सब कुछ तो ले लिया लेकिन आग तो जलाया ही नहीं, तो बिल्कुल पाचन वही काम है जैसे कि आपको दाल पकाने के लिए उसको गैस पे, उसको चूल्हे पे रखना ज़रूरी है, उसी तरह इन सभी पोषक तत्वों को आपके शरीर के अंदर जो है तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर में पाचन हो। यानी कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस भोजन को पोषक तत्वों में बदलने की प्रक्रिया को ही जो है पाचन कहा जाता है। यानी रोटी खाया तो रोटी आपके पेट में जाएगी और रोटी के रूप में ही रही, तो फिर आपको उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल करके उसको कार्बोहाइड्रेट में और उसको उसके और अन्य घटकों के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को तो जो है वो क्या कहा जाता है, उसे पाचन कहा जाता है। तो पाचन आपके भोजन को पोषक तत्व के रूप में बदलने की प्रक्रिया है, जो कि मुँह से ही शुरू हो जाती है और पेट तक चालू रहती है। अब क्या करते हैं, दूसरी बात आती है अवशोषण। आपने रोटी खाई, आपने उसे पचा लिया। पचा करके उसे पोषक तत्वों के रूप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी वो पेट के अंदर ही है, आपके शरीर के हर हिस्से में नहीं पहुँचा है। तो जब पाचन कंप्लीट हो जाता है, तब अवशोषण शुरू हो जाता है और अवशोषण यानी भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी को आंतों से कोशिकाओं और रक्त में पहुँचाने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। तो आपने रोटी खाई या भात खाया, उसको पाचन द्वारा आपने पोषक तत्वों के रूप में तोड़ दिया और उसके बाद आपके शरीर के अंदर, पेट के अंदर से वो पोषक तत्व, वो पानी और वो सारी चीज़ें जो हैं एब्ज़ॉर्ब हो करके ब्लड के माध्यम से शरीर के हर सेल तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, भोजन को हर हिस्से तक पहुँचाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो अगर आप कोई खाना खाते हैं और उसका पाचन नहीं होता है, तो भी आपको सभी तरह के पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। लेकिन पाचन होने के बाद यदि उसका अवशोषण नहीं होता है, तब भी आपको सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कैलोरीज़ क्या होती हैं, अब बात कर लेते हैं कैलोरीज़ के ऊपर। कैलोरीज़ ऊर्जा का एक माप है। जैसे हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं दूरी को नापने के लिए, किलोग्राम और ग्राम का इस्तेमाल करते हैं वज़न को नापने के लिए, तो इसी तरह कैलोरीज़ जो है वो ऊर्जा को नापने की एक इकाई है। भई ऊर्जा तो दिखाई नहीं दे रही है आपको कि वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, कि वो डिस्टेंस है। तो ऊर्जा एक अलग तरह की जो है चीज़ है जिसको नापने के लिए हमें एक अलग तरह की इकाई की आवश्यकता होती है। इसलिए कैलोरीज़ का जो है उत्पन्न जो है वो हुआ डेवलपमेंट हुआ और ऊर्जा को नापने के लिए कैलोरीज़ को इस्तेमाल किया गया। कैलोरी से तात्पर्य है उस ऊर्जा से है जो लोग अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन से, पेय से प्राप्त करते हैं और वह ऊर्जा जो वो शारीरिक गतिविधियों में उपयोग करते हैं। मतलब जो खाने से आपको ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा को नापने के लिए कैलोरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो आप जीवन भर की जीवन में करने वाली प्रक्रियाएँ होती हैं, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है उसको भी नापने के लिए कैलोरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल जब ये सारी बातें की जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसीलिए हर भोजन जो भी हम भोजन खाते हैं उससे मिलने वाली ऊर्जा की को नापा जाता है। जैसे कि बैंगन है, बैंगन से हम अगर 1 बैंगन खा रहे हैं
तो उसे में कितनी ऊर्जा मिल रही है। तो यहाँ पर एक अंदाजे के तौर पे लिखा हुआ है 25 किलो कैलोरी। इसी तरह हर एक टमाटर, हर एक रोटी से कितनी ऊर्जा मिल रही है, 1 किलो चावल से कितनी ऊर्जा मिल रही है, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं और तभी आपके लिए जो एक सुनिश्चित कोई भी डॉक्टर या डाइटिशियन आपको एक डाइट चार्ट दे सकता है, बता सकता है कि आपको कितनी ऊर्जा खानी है, आप अधिक ऊर्जा खा रहे हैं या आप कम ऊर्जा खा रहे हैं, इस तरह से आप अपने वजन को घटा बढ़ा पाते हैं। तो ऊर्जा का नापना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा ऊर्जा का भोजन करते हैं और उसको खर्च कम करते हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। इसी के उल्टा अगर आप कम ऊर्जा का भोजन करते हैं और खर्चा आपका ज्यादा है तो आपका वजन घटने लगता है। तो ऊर्जा को नापने की के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैलोरी इकाई। आरडीए क्या होता है? भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैडम ने तो इतना आरडीए बताया, अब आरडीए होता क्या है? आरडीए जो है स्वास्थ्य को कि रख रखाव के लिए पोषक तत्वों की अनुमानित मात्रा यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है। भाई मैंने बोला कि ऊर्जा, हर भोजन से ऊर्जा मिलती है, हर चीज से ये मिलता है वो मिलता है, लेकिन हमें कितना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? 1 गिलास पानी हमें चाहिए कि हमें दिन में 3 गिलास पानी पीना है, कि हमें 3 लीटर पानी पीना है, कि हमें पूरी एक टंकी पानी पीना है? हमारे लिए कितना आवश्यक है ये हमें कौन बताएगा और कितना जरूरी है? हो सकता है कि हम एक बूंद ही पानी पिए, ना पिए पानी, इतना समय ही नहीं है। तो बिल्कुल हर चीज की आवश्यकता होती है कि आपको कितना पानी चाहिए, कितना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपके शरीर के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये जो मात्रा है, अनुमानित मात्रा जो आपको हेल्दी रखने के लिए आवश्यक होती है, वो मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा जो है निर्धारित की गई है। आरडीए दिया गया है, डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों ने और आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने ये मात्रा निर्धारित की है और इसे नाम दिया गया आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। किसी भी पोषक तत्व की कितनी मात्रा आपके जीवन में आपको हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है, उस मात्रा को आरडीए कहा जाता है। तो यूटीएल क्या है भाई? अगर ये मिनिमम मात्रा है, ऑप्टिमम मात्रा है आपको हेल्दी रखने के लिए, तो कुछ अपर लिमिट भी होनी चाहिए। अगर हमें दिन में 1 से 1.5 लीटर के बीच में पानी पीना है और हमारा 1 लीटर पानी आरडीए है, तो 2 लीटर और 2.5 लीटर के ऊपर भी हम पानी पी सकते हैं क्या? तो हमारी अपर टॉलरेंस लेवल लिमिट भी होनी चाहिए किसी भी पोषक तत्व की, कि किस लेवल तक हम उस पोषक तत्व को या उस चीज को लेते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बिल्कुल अपर टॉलरेंस लेवल पोषक तत्वों के सेवन का उच्चतम स्तर है, जो सामान्य लोगों में लगभग सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव के खतरों को जन्म नहीं देता है। पर याद रखिए, अगर आप हेल्दी हैं तो ये अपर टॉलरेंस लेवल जो है वो होती है। यदि आप बीमार हैं तो किसी भी पोषक तत्व की जो अपर टॉलरेंस लिमिट होती है उससे भी कहीं ज्यादा मात्रा में डॉक्टर आपको उन्हीं पोषक तत्वों को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, कहीं सप्लीमेंट ले रहे हैं और कोई अच्छा खाना खा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पोषक तत्वों की मात्रा अपर टॉलरेंस लिमिट के भी ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। पहले तो आप आरडीए की मात्रा तक ही नहीं पहुंच पाते किसी भी पोषक तत्व की, और अगर आप पहुंच भी रहे हैं तो अपर टॉलरेंस लिमिट तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप कोई भी पोषक तत्व जो आपको भोजन से नहीं मिल रहा उसका सप्लीमेंट बिना डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 क्या होता है? तो ओमेगा 3 जो है, जब हम फैट को बुरा कह रहे होते हैं तो हमें ओमेगा 3 को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 भी एक तरह का एसेंशियल फैटी एसिड ही है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का फैट है जो हमारा शरीर बना नहीं सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके बारे में हम और आगे भी बात करेंगे। ये हमारे हृदय, मस्तिष्क और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे शरीर में किसी भी कारणवश ओमेगा 3 की कमी होती है तो हमें तुरंत जो है एनर्जी लॉस होने लगता है और हमें थकान महसूस होने लगती है। तो ये क्यों होता है, इसकी जानकारी हम आगे के ओमेगा 3 के सेशन में लेंगे। बोटानिकल्स की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज किट में 10 बोटानिकल पड़े हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में इतने बोटानिकल पड़े हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन में इतने बोटानिकल पड़े हैं। ये बोटानिकल होते क्या है? अगर आपका कोई ग्राहक आपसे पलट के पूछ ले, अरे भाई विटामिन मिनरल तो समझ में आता, बट ये बोटानिकल क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए कि बोटानिकल जो है वो औषधियां हैं जो पौधों से
प्राप्त होती हैं और इसलिए हमें जो है वो पहले से ही ठीक कर देती हैं और हमें बीमारी से बचा लेती हैं। तो ये वो औषधियाँ नहीं है जो डॉक्टर आपको जो देता है केमिकल के फॉर्म में और जो आपके शरीर को साइड इफेक्ट भी दे सकती है। ये वो औषधियाँ हैं जो कि पौधों से प्राप्त होती हैं और हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती हैं और हमारे शरीर में अगर हम इनका निरंतर सेवन करते रहते हैं, तो हमें उनसे संबंधित जो परेशानियाँ हो सकती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं जिसका वो इलाज है, वो बीमारियाँ होने ही नहीं पाती हैं। मतलब हम अपने अंदर के डॉक्टर को इन बोटैनिकल्स के माध्यम से ठीक कर लेते हैं। तो पहले ज़माने में इन बोटैनिकल्स की आवश्यकता नहीं होती थी, अभी होती है। ऐसी बात नहीं है, पहले ज़माने में भी इन बोटैनिकल्स की आवश्यकता होती थी। सर्दियाँ होते ही साथ जो है काली मिर्च और तिल के लड्डू बनाए जाते थे और इस तरह की न जाने कितनी अलग-अलग तरह की रेसिपियाँ मौसम बदलने के साथ बनाई जाती थी और हम लोगों को खिलाई जाती थी। पर आज के समय में ना वो जड़ी-बूटियों वाली रेसिपियाँ बनती हैं और ना खिलाई जाती हैं। तो जब वो जड़ी-बूटियाँ हमें मिल ही नहीं रही इसलिए हम इम्यूनिटी हमारी और खराब होती जा रही है, पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। इसलिए आज की डेट में हमें सप्लीमेंट में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं है, हमें बोटैनिकल्स की भी आवश्यकता है और इसीलिए न्यूट्रीचार्ज के सभी प्रोडक्ट में बोटैनिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। फायदे क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कई शारीरिक कार्यों को समान करने में भी उपयोगी है। कुछ बोटैनिकल जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, लाइकोपीन और इवनिंग प्राइमरोज है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो भाई फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में अस्थिर परमाणु होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बीमारी हो सकती है और आपका जो एजिंग प्रोसेस है, बूढ़ा होने की प्रक्रिया है, उसका भी मुख्य कारण जो है ये फ्री रेडिकल ही होते हैं। तो भाई आप सोचिए कि ये फ्री रेडिकल इतने खतरनाक हैं कि आपको बूढ़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, हम फ्री रेडिकल से बच जाते हैं, पर आप बच तो सकते ही नहीं है क्योंकि ये तो हर जगह ही है, पूरे वातावरण में है, सब जगह है, पानी में है और आप अपने आप को 7 परत में भी बंद कर लें तब भी फ्री रेडिकल आपके शरीर में बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि आपके शरीर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं वहां पर भी फ्री रेडिकल बनते हैं, उत्पन्न होते हैं और इसलिए आपका जो है शरीर के अंदर भी फ्री रेडिकल बन होंगे ही होंगे। तो अब इन फ्री रेडिकल्स को बचने के लिए क्या करना होगा? इन फ्री रेडिकल से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। तो अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्वों का वो ग्रुप है जो आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहा है उससे आपके शरीर की को होने वाली क्षति से आपको बचा लेते हैं। तो ये कुछ अलग से जो है वो पोषक तत्व नहीं है, ये पोषक तत्वों में से ही उन्हीं विटामिन और मिनरल में से कुछ पोषक तत्व है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका ग्रुप है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स से जो आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आप बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं तो आपको वो पोषक तत्व या वो सप्लीमेंट लेने चाहिए जिनमें खूब ढेर सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हो जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर दें। आहार में प्राप्त कुछ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और ल्यूटीन है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी आपके शरीर के अंदर का डॉक्टर है जो आपकी बीमारी को आपके पता चलने से पहले ही अंदर खत्म कर देता है और आप अपने आप को हमेशा हेल्दी फील करते हैं। बाहर वाला डॉक्टर कब इलाज करता है? जब आपका शरीर बीमार हो जाता है, सिम्टम्स आता है, तब आप दौड़ करके बाहर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन इम्यूनिटी हमारे अंदर का डॉक्टर है, वो हमें बिना तकलीफ पहुंचाए अंदर ही अंदर हमारी बीमारियों को दूर कर देता है और हमें बीमार नहीं होने देता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपका अंदर का डॉक्टर समझदार होगा, ताकतवर होगा, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और कोरोना काल ने ये बात सबको अच्छी तरह समझा दी है। तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, अपने अंदर के डॉक्टर को मजबूत रखें जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी ना होने पाए। तो ये था मेरा आज का टर्मिनोलॉजी के ऊपर सेशन, उन शब्दों के बारे में जानकारी जो आप रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और आज के बाद आप जब एंटीऑक्सीडेंट का नाम लेंगे तो आपको पीछे से ध्यान आ जाएगा कि ये क्या काम करता है और आप उसको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come